जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 हम देखेंगे। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर आप उसको देख लेंगे। आज हम उसका सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं करना जानते हैं तो आप लोग टेंशन न लीजिए। वीडियो को सिर्फ आपको ये लास्ट तक देखना है, उसके बाद आप नहीं कहेंगे कि मैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना नहीं जानता। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। देखिए, हम सबसे पहले एक रासायनिक समीकरण ले लेते हैं। तो हम ऊपर वाला एक ले लेते हैं। ऊपर वाला है हमारा रासायनिक समीकरण Cu यानी कॉपर प्लस S, इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये बनेगा Cu2 प्लस सल्फर इसे कहेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसको हमें संतुलित करना है। अब संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले इस वाले ग्रुप को हमें दो बॉक्स में लिखना है। मतलब जितने तत्व हैं, जितने पदार्थ हैं उतने बॉक्स में इसको लिखना होगा। उसके बाद इस ग्रुप को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इस इधर के ग्रुप को लिख लेते हैं। तो इधर के ग्रुप हमारा है, सबसे पहला है कॉपर। तो हम सबसे पहले कॉपर को एक ग्रुप में रख लेंगे, एक बॉक्स में कर लेंगे। ठीक है, एक बॉक्स में कर लेंगे। और उसके बाद है एक सल्फर, सल्फर एक है तो हम एक लिख देंगे। देखिए इसके नीचे एक छिपा रहता है, इसके नीचे भी एक छिपा रहता है। उसके बाद अब हम दूसरे ग्रुप को हम बॉक्सिंग कर लेंगे, इधर को भी। देखिए दोस्तों, अभी मैं ट्रिक से आपको बताता हूँ, उसके बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। आप सीखने के बाद ऑटोमेटिक बिना बॉक्स के भी आप संतुलित कर सकते हैं। अब इधर भी हम देख लेंगे, कॉपर इधर है हमारे पास 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि कॉपर हमारे पास कितना है 2, तो हम इधर 2 कॉपर लिख देंगे। और सल्फर 1 है तो सल्फर हम 1 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, इधर है कॉपर 1 और सल्फर 1, लेकिन इधर है कॉपर 2 और सल्फर 1। तो दोस्तों इधर और इधर दोनों ग्रुप को हमें इन दोनों ग्रुप को हमें बराबर करना है। मतलब इधर अगर कॉपर 2 है तो इधर भी कॉपर 2 लाना होगा। इधर सल्फर 1 है तो इधर सल्फर 1 है। ठीक है, तो हमें इनके परमाणुओं को बराबर लाना होगा। तो उसी को ही हम कहते हैं कि समीकरण को संतुलित करना। तो परमाणुओं को बराबर ही लाना होता है समीकरण में, और कुछ नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मान लेते हैं इधर है एक कॉपर प्लस एक सल्फर, और इधर है कॉपर 2 और सल्फर 1। तो हमें कॉपर 2 इधर है, कॉपर 1 इधर है। ठीक है, कॉपर इधर 2 है, यहाँ देखिए। अब आप लोगों को देखिए, कॉपर इधर 1 है, कॉपर इधर 2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी 2 कॉपर लाना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, तभी हमारा समीकरण संतुलित होगा। तो हमें सिंपली क्या करना है कि इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा करने का मतलब ये नहीं कि यहाँ से हमें 2 लगा देना है बस हो जाएगा। जब भी हम परमाणु को बढ़ाने के लिए गुणा करेंगे तो हम सिंपली यहाँ से गुणा करेंगे, यहाँ से 2 कर देंगे, बस ये हो जाएगा। अब देखिए ये 2 कॉपर हो गया और सल्फर 1 हो गया। अब देखिए इन दोनों ग्रुप के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। इधर भी 2 कॉपर है,
और इधर भी 2 कॉपर है, इधर एक सल्फर है, इधर भी एक सल्फर है। तो ये अब समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा है सोडियम प्लस H2O, मतलब वाटर, इन दोनों से मिलकर बना है सोडियम OH, यानी OH, उसके बाद H2। अब हमें इनके परमाणु को गिनना है, जिधर परमाणु कम होगा उधर से हमें गुणा करके परमाणु को बढ़ा देना है। तो देखिए सोडियम इधर एक है, इधर भी सोडियम एक है, उसके बाद ऑक्सीजन इधर एक है, इधर भी ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन इधर एक हाइड्रोजन एक है। ठीक है, इधर हाइड्रोजन कितना है, एक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इधर गुणा करके हमें हाइड्रोजनों की संख्या बराबर लानी होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब देख लीजिए 2 हाइड्रोजन इधर भी, 2 हाइड्रोजन इधर भी है, 2 हाइड्रोजन इधर भी है, मतलब हाइड्रोजन की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखिए सोडियम इधर एक है, सोडियम इधर भी एक है, ऑक्सीजन इधर एक है, ऑक्सीजन इधर भी एक है, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है। तो इसे भी हमें 2 करना पड़ेगा। तो मैंने आगे से गुणा दे दिया, अब ये संतुलित हो गया। ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। कहने का मतलब है कि इनके तत्वों, इन पदार्थों के तत्वों परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, उत्पादों और अभिकारकों की संख्या, उत्पादों और अभिकारों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, उसे ही हम समीकरण को संतुलित मान लेंगे कि ये समीकरण संतुलित हो चुका है। ठीक है, अब हम अगला समीकरण लेते हैं, तीसरा। तीसरा हमारा कहता है Cl2 यानी क्लोरीन प्लस H2 यानी हाइड्रोजन, इन दोनों से मिलकर बनेगा HCl। अब देखिए इधर के परमाणु की संख्या और इधर के परमाणु की संख्या को हमें बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर देखिए हाइड्रोजन इधर 2 है, लेकिन हाइड्रोजन इधर एक ही है, और क्लोरीन इधर 2 है, क्लोरीन इधर एक ही है, Cl एक ही है। तो हमें इनकी इतना 2-2 करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से गुणा करना पड़ेगा, और अब देखिए बराबर हो गया। अब देखिए इसके आगे 2 लगा है, इसका मतलब ये 2-2 भी है, हाइड्रोजन 2-2 है, हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2-2 है। तो देखिए अब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया, मतलब क्लोरीन इधर 2 है तो क्लोरीन इधर भी 2 हो गया, क्योंकि 2 आगे लगा है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्योंकि इसके आगे मैंने 2 से गुणा कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संतुलित, ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चौथा समीकरण देखते हैं। चौथा हमारा है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इससे बनेगा नाइट्रोक्साइड यानी NO। अब इसको भी सेम करना पड़ेगा, इधर के परमाणु की संख्या और इधर के परमाणु की संख्या गिनने के बाद जिधर बराबर होगा, जिधर ज्यादा संख्या होगा तो उधर छोड़कर इधर हमें गुणा करके इसके इतना संख्या, इसके इतना परमाणु की संख्या को बराबर करना पड़ेगा। मतलब जितने परमाणु संख्या इधर है उतने ही इधर लाना पड़ेगा, बस हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो चलिए हम इसको भी संतुलित कर लेते हैं। अब देखिए N मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इधर एक है लेकिन नाइट्रोजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर एक है लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 2। तो हमें इनके बराबर लाने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा कर देना पड़ेगा। अब 2 से देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि इधर नीचे क्यों नहीं किया जाता है। तो देखिए जब भी परमाणु की संख्या को हम गुणा करके बढ़ाते हैं तो नीचे से नहीं लिखकर बल्कि आगे से लिखते हैं। ठीक है, अगर नीचे से लिखेंगे
तो उसे गलत माना जाएगा। तो हमने आगे से यहाँ पर गुणा कर दिया। अब देखिए नाइट्रोजन भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, मतलब इनके परमाणु संख्या के बराबर हो गया इधर। तो इसको भी हम क्या कहेंगे कि ये संतुलित हो गया है, संतुलित समीकरण हो गया। ठीक है, चलिए अब हम 5वां समीकरण ले लेते हैं। दोस्तों उससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल कुमार लेक्चरर को वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद ऑल बटन पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाएगी। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 5वां समीकरण लेते हैं, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलाने पर बनता है SO। अब देखिए इधर के परमाणु की संख्या और इधर के परमाणु की संख्या को हमें बराबर करना पड़ेगा। अब देखिए सल्फर इधर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है और इधर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 1 का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को सिर्फ 2 करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ बीच से 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब हमने बीच में 2 से ऑक्सीजन से गुणा किया है, इसलिए सिर्फ ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या ही बढ़ेगी, सल्फर की नहीं बढ़ेगी। क्योंकि हमें सल्फर इधर 1 ही है, इसलिए सल्फर 1 ही रखना है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इसलिए ऑक्सीजन को 2 करने के लिए मैंने यहाँ से 2 से गुणा कर दिया ऑक्सीजन से, इसलिए अब ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 2 हो गई है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो हमने सीख लिया परमाणु रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आखिर हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि रासायनिक समीकरण जब होता है तो जब भी रासायनिक समीकरण दो पदार्थ आपस में जब दो पदार्थ मिलते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसमें न तो परमाणु के भार में कोई परिवर्तन आता है और ना ही उसके कह सकते हैं कि उसके वजन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है कि उनके परमाणु की संख्या को हमें बराबर करनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों में परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, इसीलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, हमारा नया अगला टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया और तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवा है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, जिसे रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया दूसरा होता है, उसको मैं बाद में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया जानते हैं। तो मैंने यहाँ हेडिंग डाला संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए इस अभिक्रिया में दो या दो से ज्यादा या अधिक इस अभिक्रिया में मैं यहाँ पर लिख दीजिए, इस अभिक्रिया में दो या दो से यहाँ पर
दो या दो से ज़्यादा अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई दो पदार्थ या दो से ज़्यादा पदार्थ जब मिलते हैं तो उससे एक पदार्थ ही बनता है, उसे कहते हैं एक उत्पाद बनता है, एक एकल उत्पाद बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया सी मतलब कार्बन और ऑक्सीजन लिया, जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारे पास आएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का गैस है, ठीक है, एक प्रकार का क्या है, गैस है। तो ये एकल पदार्थ है, समझ में आ गया। तो संयोजन अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आ गया किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया देखते हैं। इस अभिक्रिया में एक अभिकारक दो या दो से ज्यादा उत्पाद में टूटकर बिखर जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम और कार्बोनेट। तो यहाँ पर Ca और CO3 ये एक प्रकार का अभिकारक है। अब अभिकारक को क्या करेंगे कि हम इस पे ऊष्मा डालेंगे, ये एक प्रकार का सॉलिड है, इसमें ऊष्मा डालेंगे तो ये इधर जाकर दो उत्पाद में टूटकर बिखर जाएगा। देखिए ये चूना पत्थर है, ये चूना पत्थर का सूत्र है। ये एक प्रकार का पदार्थ है, इस पे जब हम ऊष्मा डालेंगे तो ये टूटकर दो भागों में है, यहाँ पर Ca और O3 प्लस में CO2, ये दो पदार्थ में टूटकर बिखर जाएगा। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक अभिकारक वियोजित होकर दो उत्पाद में टूट जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब वियोजन की कुछ विधियां भी हैं कि कितने प्रकार से वियोजन होती हैं। तो वियोजन तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ऊष्मीय वियोजन, और दूसरा है विद्युत वियोजन, तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। ये तीन प्रकार के विधियों से वियोजन होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। तो ऊष्मीय वियोजन में क्या होता है कि इसमें अभिकारक को ऊष्मा या गर्मी द्वारा तोड़कर वियोजित किया जाता है। मतलब कोई अभिकारक है, उस पे जब हम ऊष्मा डालते हैं या फिर उस पे गर्मी डालते हैं तो वो टूटकर दो भागों में बिखर जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने चूना पत्थर पर ऊष्मा डाला है तो ये बिखर गया है CO3 और CO2 में, यानी ये दो उत्पाद में टूट गया है। इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, हम ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल के पार्ट में हम ये चैप्टर पूरा फिनिश कर देंगे, अब थोड़ा सा ही बचा है, उसको भी मैं कल के वीडियो में पढ़ा दूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को मतलब इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे, फिर हम अगले चैप्टर पर चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।